वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाहिद जमील साहब, सर वाज़ेह तौर पर बताइएगा, क्योंकि अब यही जो है वो तासुर दिया जा रहा है कि सही मानों में अब इंतज़ामी मामलात थे, लेकिन उसको एक आइनी मुद्दा बना के जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात सर, तासुर तो ये भी दिया जा रहा है कि जी अभी 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, बाकी जजेस बैठ गए हैं। एक जज ने जो है वो माजरत की थी, दूसरा जज आके जो है वो आइनी अदालत का जज बन गया। अब इस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि कुछ जुडिशरी का सिस्टम है जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। देखें, ये जो जुडिशरी है ये हमारे माशरे को ही रिफ्लेक्ट करती है, और जो आप जब जिस तरह की इसमें अपॉइंटमेंट्स करते हैं उस वक्त अगर आप नहीं देखते तो फिर हर किस्म की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आ जाती है। लेकिन मैं जदून साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कि केसेस कौन जज डिसाइड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और उसको किसी डिफरेंट तरीके से भी एड्रेस किया जा सकता था, जिसको आपने एक बहाना बना के, एक प्रेटेक्स्ट बना के, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेस कर दिया, इफेस कर दिया। तो जो बात आप कह रहे हैं इस्तीफों की, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो ऑलरेडी उनको पसंद नहीं हैं, और उसको आप इस तरह देख सकते हैं कि उनके पास अहम केसेस नहीं लग रहे सारी हाई कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट का तो सबको पता है, तो उन जजेस को टारगेट किया जाएगा और उन जजेस को मुख्तलिफ जगह ट्रांसफर करके दबाव में लाया जाएगा, और जो जजेस दूसरे हैं उनके ऊपर भी एक सोड रहेगी कि आपको भी किसी वक्त उठा के कहीं पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है एहतजाज का, एक तो मुझे ये जो 4 नाम आपने लिए, मैं इन सबको बड़े क्लोजली जानता हूँ। इनमें से मेरे कुलीग भी रहे हैं 2 जजेस जो कि बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। शम्स महमूद मिर्जा को मैं जानता हूँ, बड़ा अपराइट और बड़ा कॉम्पिटेंट जज है, और आप इस तरह के जज पे पूरी कौम ने इन्वेस्ट किया है 10-12 साल, और फिर वो इस काबिल जज बनता है कि वो अच्छी जजमेंट्स लिख सके। लेकिन जब आप उससे काम ही नहीं ले रहे और आप उसके पास इस तरह के केसेस लगा रहे हैं, और उस जज को पता है कि अब मैंने अपनी मर्जी से कोई फैसला किया तो मुझे उठा के सखर भेज दिया जाएगा या बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा, तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये रिजाइन कर दी है। मेरा ख्याल है कि ये जजेस जो भी इस तरह के इंडिपेंडेंट जजेस हैं, उनको शायद ये अगर इन बल्क रिजाइन भी कर दें तो शायद फिर भी इनकी आंखें खुलेगी और आवाम को पता लगेगा, और आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि कौन इनमें इंडिपेंडेंट जज हैं और कौन इंडिपेंडेंट जज नहीं है। तो ये भी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो मैं तो इन इस्तीफों को वेलकम करता हूँ स्टेज पे। ठीक है। अच्छा शाहिद उस्मानी साहब, सर वाज़े तौर पर एक चीज़ मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी है, ऐसी बातें यूज़ करते हैं तो देखनी ही पड़ती हैं। अब ये बताइए कि सर लोग कहते हैं कि जी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब माजूल थे, एक तहरीक चली, वकला सड़कों पर आए, अदालतें बंद हो गईं, और उसके बाद सिस्टम को मजबूर किया गया कि उन्होंने माजूल चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया। इस तरह की किसी तहरीक की अब मौजूदा दौर के अंदर जो है वो गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। कोई सड़कों पर नहीं आएगा, कोई मामला जो है वो नहीं चलेंगे, कोई तहरीक नहीं चलेगी। आपको लगता है सर ऐसा ही होगा? क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक्सेप्टेंस का जो लेवल है वो ज्यादा हो चुका है। जी देखिए, अब आजकल के ज़माने में तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई तहरीक नहीं चलेगी, क्योंकि उस ज़माने में चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में जी तो वो मार्शल लॉ लगा हुआ था, और आम तौर से जनरली हर एक आदमी खिलाफ था मार्शल लॉ के। और फिर मुझे याद पड़ता है कि मैं भी उसमें कुछ अर्से थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, तो उसमें मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया अपने किसी दोस्त को यहाँ इस्लामाबाद में, कराची से, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कहते मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, उसमें आपके चीफ जस्टिस साहब को बाल से पकड़ के कोई खींच रहा है। तो मैंने जब ये सुना तो समथिंग ब्रोक विद इन मी, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैंने भी ज्वाइन कर ली लॉयर्स मूवमेंट। तो ये चीज़ें थी उस जमाने में जो फौज की रूल करने की वजह से ये होता था। तो लेकिन वो चीज़ तो अब नहीं है। फौज तो यहाँ रूल नहीं कर रही। फौज का नेशनली कंट्रोल तो हमेशा रहा है हमारे मुल्क के ऊपर, और उसकी बहुत वजूहत हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वो वैसी सिचुएशन नहीं है जैसी कि उस जमाने में थी। और अब मेरे ख्याल में ऐसी मूवमेंट की कोई इम्कानात नहीं है। हमको अब देखना ये है कि देखिए, जहाँ तक कि अमेंडमेंट करनी होती है, ये हर सूरत चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, हमारा सिस्टम ऐसा है कि अमेंडमेंट जो होती हैं वो पार्लियामेंट करती है, चाहे जैसी भी पार्लियामेंट हो, और वो जब अमेंडमेंट कर देती है और उसके बाद फिर आप या उसको सही करने की कोशिश करें या ऐसे उसूल बनाएं कि वो मामला सही हो जाएं,
لیکن یہ کہنا کہ امینڈمنٹ ہی غلط ہے، امینڈمنٹ کو برداشت نہیں کریں گے، یہ میرے خیال میں یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. اب آپ دیکھیں امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی جج سلیکٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا تو اس کو سینٹ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے اور پھر وہ جب وہاں سے پاس ہوتا ہے پھر جا کے جج بنتا ہے. تو تھوڑی بہت انوالومنٹ پبلک ریپرزینٹیو کی ہوگی، چاہے آپ کے پبلک ریپرزینٹیو کا جو کیلیبر ہے وہ نہ ہو، لیکن بصورت ان کی انوالومنٹ رہے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب اور ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود. صورتحال یہی ہے کہ آئینی طور پر جو معاملہ چل رہا ہے اس کو آئینی بحران میں تبدیل ہونے سے روکنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ آیا اگر انتظامی معاملات کچھ حد تک بہتر ہو جائیں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.